नमस्कार। एलजी पर अपने पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिंदी यानी सीबीएसई क्लास 6 के अध्याय पहली बंद को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, इसलिए लगभग 30 से 60 मिनट का ये समय आराम से रिवीजन के लिए है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन तुम चाहो तो बस सुनकर भी सीख सकते हो। पुणे की अनन्या को बारिश की पहली बूंद देखकर हमेशा लगता था कि सूखी सड़क भी मुस्कुरा सकती है। आज हम कविता का भाव, प्रश्न, शब्दार्थ, काव्य कल्पना, नगाड़े और एग्जाम टिप्स समझेंगे। और मैं हूँ स्वाति। अनन्या की तरह तुम्हारे मन में भी बारिश से जुड़ी कोई याद होगी। सुनते समय जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट आइडिया ले, अपने मन में उसका कारण पूछना। केवल ये याद मत करना कि पहली बूंद अच्छी है, बल्कि सोचो कि कवि ने उसे धरती के लिए अमृत जैसा क्यों माना। बीच बीच में मैं तुम्हें छोटे सवाल दूंगी, तुरंत उत्तर मत सुना। पहले अपना आंसर सोचने की कोशिश करना। हमारा लर्निंग मैप साफ है। पहले कविता का दृश्य बनाएंगे, फिर पहली बूंद से अंकुर और नवजीवन का संबंध समझेंगे। उसके बाद आकाश, बादल, सागर और धरती के चित्रों को खोलेंगे। फिर कवि गोपाल कृष्ण कौल, शब्दार्थ, अनेक अर्थ वाले शब्द, जलधर और नगाड़े पर आएंगे। अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, भावार्थ, कॉमन मिस्टेक्स और एक छोटा राइटिंग चैलेंज होगा। 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचो। पवित्र का प्रथम दिवस है। धरती सूखी है, जैसे उसके होठों पर पानी की प्रतीक्षा हो। तभी पहली बूंद गिरती है। अब तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? उस बूंद से केवल मिट्टी गीली होती है या कुछ और भी बदलता है? अपने मन में 2 शब्द बोलो। कविता का उत्तर है कि पहली बूंद धरती में जीवन और उल्लास जगाती है। वह सूखी धरती की प्यास बुझाती है, अंकुर फूटता है और हरियाली की संभावना बनती है। इसलिए कविता बारिश को केवल मौसम की घटना नहीं मानती, यह प्रकृति के फिर से जागने का दृश्य है। एग्जाम पॉइंट: पहली बूंद का मुख्य भाव है जीवन, प्रसन्नता और प्रकृति का पुनर्जीवन। तो अगर क्वेश्चन है कि कविता में पहली बूंद का महत्व क्या है, क्या हम सिर्फ लिखेंगे कि बारिश आई? नहीं, हमें कारण और प्रभाव दोनों लिखने हैं। कारण है सूखी धरती पर जल का पहुंचना और प्रभाव है अंकुर का फूटना, हरियाली का लौटना और धरती का पुलकित होना। यही छोटा सा कारण प्रभाव आंसर को मजबूत बनाएगा। अब कविता की शुरुआत पर लौटते हैं। पंक्ति का भाव है कि पावस के प्रथम दिवस पहली बूंद धरा पर आई। पावस यानी वर्षा का समय, धरा यानी धरती। कवि शुरुआत ही उस क्षण से करते हैं जिसका इंतजार धरती कर रही थी। इस ओपनिंग में घटना छोटी है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। मैं यहाँ एक कंफ्यूजन रखती हूँ। क्या नव जीवन की अंगड़ाई बूंद ले है, बादल ले रहे हैं या अंकुर? सोचो, कविता में किसके बारे में कहा गया है कि धरती से फूटा और नव जीवन की अंगड़ाई ली? अपना विकल्प चुनो। सही उत्तर है अंकुर। कविता में भाव है अंकुर धरती से फूटा और उसने नव जीवन की अंगड़ाई ली। अंकुर का फूटना नए पौधे के आरंभ का संकेत है। यहाँ अंगड़ाई लेना मानवीय क्रिया है जिसे कवि ने नव जीवन के जागने के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए आंसर में अंकुर और नव जीवन दोनों कीवर्ड्स अवश्य रखो। अच्छा, अब इस इमेज को महसूस करो। धरती के भीतर छुपा हुआ अंकुर बाहर आता है, जैसे कोई लंबे समय की नींद से उठकर शरीर फैलाता हो। कवि ने पौधे के उगने को अंगड़ाई से जोड़कर दृश्य को जीवंत बना दिया। यह सिर्फ सूचना नहीं कि पौधा उगा, बल्कि ऐसा लगता है कि धरती स्वयं जाग रही है। पहली बूंद धरती के सूखे अधरों पर अमृत जैसी आती है। सूखे अधर एक मानवीकरण वाला चित्र बनाते हैं, क्योंकि धरती को ऐसे दिखाया गया है जैसे उसके होंठ हो और उसे प्यास लगी हो। अमृत का भाव है जीवनदायी और अत्यंत मूल्यवान। यहीं से बारिश और जीवन के बीच का संबंध बहुत स्पष्ट होता है। 1 सेकंड पॉज करके सोचो, कवि ने पानी को साधारण पानी कहने के बजाय अमृत जैसा क्यों कहा होगा? क्योंकि सूखी धरती के लिए वह बूंद राहत, ऊर्जा और नए जीवन का कारण बनती है। अगर आंसर में तुम सिर्फ सुंदर कहा लिखोगे, तो भाव अधूरा रहेगा। सुंदरता के साथ जीवनदायिनी भूमिका भी लिखनी है। अब धरती का अगला परिवर्तन देखो। वसुंधरा यानी धरती हरी धूप जैसी पुलकित और मुस्कुराती है। यहाँ हरियाली और खुशी दोनों साथ दिखाई देते हैं। बारिश का असर केवल एक स्थान पर नहीं, पूरी धरती के वातावरण पर है। धरती का पुलकना बताता है कि प्रकृति पानी पाकर जीवंत और प्रसन्न हो गई। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। पहली बूंद आई, धरती की प्यास बुझी।
अंकुर फूटा और हरियाली ने मुस्कुराना शुरू किया। तुम्हारा क्विक रिकैप क्या है? 4 क्रम याद रखो। सूखी धरती, अमृत जैसी बूंद, अंकुर, फिर नव जीवन। इस क्रम को अब कविता के अगले दृश्य में चलते हैं। कवि आकाश में उठते सागर की कल्पना करते हैं। सामान्य अर्थ में समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव है, लेकिन कविता में बादलों को देखकर ऐसा लगता है मानो सागर का जल ऊपर उठकर आकाश में आ गया हो। ये कल्पना बारिश के व्यापक और गतिशील रूप को दिखाती है। यह स्टूडेंट पूछ सकता है, जब समुद्र सचमुच नहीं उड़ रहा तो इस पंक्ति को गलत क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कविता में भावार्थ और कल्पना का महत्व होता है। कवि बादलों को समुद्र के जल से जुड़ी ऐसी छवि में देखते हैं जैसे वह बिजली के सुनहरे पंखों पर उड़ रहा हो। यही कल्पना कविता को आनंददायक बनाती है। एग्जाम पॉइंट। इस प्रकार के प्रयोग को समझाते समय 2 बातें लिखो। पहली, सामान्य अर्थ असंभव दिखाई देता है। दूसरी, भावार्थ में जल से भरे बादलों की कल्पना की गई है जो बिजली के सुनहरे पंखों पर आकाश में उड़ते हुए लगते हैं। इससे कविता का दृश्य सुंदर, कल्पनापूर्ण और प्रभावशाली बनता है। अब अपनी आंखों के सामने दृश्य बनाओ। आकाश में बादल हैं, उनके बीच बिजली चमक रही है और दूर से बारिश या गर्जना की ध्वनि सुनाई दे रही है। तुम्हें कौन सा रंग दिख रहा है? कविता में बिजली के लिए सुनहरे पंखों की कल्पना है। ध्यान रहे, ये वैज्ञानिक विवरण नहीं, काव्यात्मक चित्र है। इसके साथ नगाड़े बजने का दृश्य आता है। कविता में नगाड़े धरती की तरुणाई को जगाने वाले बताए गए हैं। इसका भाव यह है कि बारिश का आगमन इतना उत्साहपूर्ण है कि मानो उत्सव के नगाड़े बज रहे हों। ध्वनि धरती को जागृत करती है और किसानों की खुशी तथा खेती से जुड़े उत्साह का संकेत देती है। तुम्हारा आंसर क्या है? नगाड़े यहाँ डर या युद्ध का संकेत है या उत्सव का? सोर्स में नगाड़े लोक उत्सवों और किसानों की खुशी से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ उनका भाव उल्लास और जागरण है। ये कॉमन मिस्टेक मत करना कि हर नगाड़े की आवाज केवल शोर है। कविता में उसका सांस्कृतिक और भावनात्मक अर्थ भी है। अब कविता के अंतिम चित्र पर ध्यान देते हैं। अंबर को नीले नयनों जैसा बताया गया है। अंबर का अर्थ आकाश है। जलधर को काली पुतली जैसा कहा गया है। जलधर का अर्थ संदर्भ के अनुसार बादल है, यानी जल धारण करने वाला। इस उपमा से आकाश एक चेहरे और बादल उसकी काली पुतली जैसे दिखाई देते हैं। एक छोटी जांच, इस पंक्ति में नीले नयन किसके हैं? धरती के, आकाश के या बादल के? सही सोच यह है कि नीला अंबर आंखों के नीले नयन जैसा है, फिर काली पुतली जैसे जलधर दिखाई देते हैं। कविता प्रकृति को बादल करुणा से आंसू बहाते हुए धरती की चिर प्यास बुझाते हैं। यहाँ बादल रो नहीं रहे, बल्कि वर्षा की बूंदों को कवि ने करुणा से निकले आंसू जैसा देखा है। चिर प्यास का अर्थ है लंबे समय से बनी हुई प्यास। बूढ़ी धरती फिर से शस्य श्यामला यानी फसलों और हरियाली से भरपूर बनने को उत्सुक हो जाती है। मुझे यहाँ बूढ़ी धरती वाला चित्र बहुत सुंदर लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि धरती सचमुच बूढ़ी है? नहीं, यह कल्पना है। लंबे समय से सूखी और थकी हुई धरती को बूढ़ी कहा गया है। बारिश के बाद उसमें फिर से हरी भरी और जवान जैसी ऊर्जा लौटती है। काव्य भाषा को शब्दशः पढ़ना हमेशा सही नहीं होता। सही कहा। कविता में मानवीकरण बार बार आता है। धरती के सूखे अधर हैं, वह पुलकित होकर मुस्कुराती है। बादल करुणा के आंसू बहाते हैं और धरती नव जीवन की ओर बढ़ती है। इन प्रयोगों से प्रकृति निर्जीव वस्तु नहीं लगती, बल्कि भावनाओं से भरी हुई जीवंत उपस्थिति बन जाती है। अब एक एक्टिव रिकॉल चैलेंज। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? उत्तर पूरा वाक्य बनाकर दो। यदि तुमने कहा कि अंबर नीले नयनों जैसा और जलधर काली पुतली जैसा है, तो बिल्कुल सही। आंसर में अंबर और जलधर के अर्थ भी जोड़ोगे तो एक्सप्लेनेशन। अभी तक हमने कविता के दोनों बड़े दृश्य समझ लिए हैं। पहले दृश्य में पहली बूंद, अंकुर, अमृत, हरियाली और धरती की मुस्कान है। दूसरे दृश्य में उड़ता सागर, बिजली के पंख, नगाड़े, नीला अंबर, काले जलधर और आंसुओं जैसी वर्षा है। दोनों दृश्य मिलकर बारिश को जीवन और उत्सव बनाते हैं। अब कवि से परिचय की ओर बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण कौल बाल साहित्यकार थे। स्रोत में उनका जीवन काल 1923 से 2007 दिया गया है। उन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति
और जीव जंतुओं से जुड़ी मनोरम कविताएं लिखी। इसलिए पहली बंद में भी प्रकृति को बच्चों के लिए सहज, सुंदर और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कवि की रचना दृष्टि को समझने का एक तरीका है देखना कि वह बारिश को कैसे प्रस्तुत करते हैं। वे केवल बादल और पानी का वर्णन नहीं करते, वे धरती की प्यास, अंकुर का उगना, किसानों का उत्साह और लोक संस्कृति की ध्वनि को एक साथ जोड़ते हैं। इससे प्रकृति, मनुष्य और समाज के बीच संबंध दिखाई देता है। कवि की दूसरी कविता हम कुछ सीखे का उल्लेख भी पाठ में है। उसमें देश और सीखने की भावना की बात आती है। आज हम उस कविता का विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि कौल की रचनाओं में बच्चों को प्रकृति और जीवन से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह अध्याय भी अनुभव साझा करने को कहता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवि परिचय का उत्तर छोटा और सटीक रखो। लिखो कि गोपाल कृष्ण कौल बाल साहित्यकार थे और उन्होंने देश प्रेम, प्रकृति तथा जीव जंतुओं से संबंधित कविताएं लिखी। जीवन काल 1923 से 2007 भी स्रोत में दिया गया है, इसलिए यदि क्वेश्चन में जीवन परिचय पूछा जाए तो इसे शामिल किया जा सकता है। अब शब्दार्थों को रटने के बजाय कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। वसुंधरा का अर्थ धरती है, अंबर का अर्थ आकाश है, जलधर का शाब्दिक अर्थ है जल को धारण करने वाला। जलधर का अर्थ बादल भी हो सकता है और समुद्र भी। इसलिए वाक्य का संदर्भ देखना जरूरी है। यही जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। जल यानी पानी, धर यानी धारण करने वाला। कविता में काली पृथ्वी जैसे जलधर का संबंध बादलों से है, क्योंकि वे आकाश में दिखाई दे रहे हैं और वर्षा लाते हैं। लेकिन सामान्य अर्थ में समुद्र भी जल को धारण करता है, इसलिए एक शब्द के अर्थ को हमेशा उसके प्रयोग से तय करो। एक सेकंड पॉज करके बताओ, अंबर और वसुंधरा में कौन आकाश है और कौन धरती? यदि तुमने कहा अंबर आकाश और वसुंधरा धरती, तो सही। ऐसे छोटे शब्दार्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सीधे पूछे जा सकते हैं। इन्हें कविता की पंक्ति से जोड़कर याद करो, अलग अलग सूखी सूची की तरह नहीं। अब शब्द एक अर्थ अनेक पर आते हैं। फूट शब्द का एक अर्थ अंकुर का निकलना है, जैसे धरती से अंकुर फूट पड़ा। लेकिन पाठ में फूट डालना और घटा फूटना जैसे अलग प्रयोग का संकेत है, इसलिए शब्द का अर्थ केवल शब्द देखकर नहीं, पूरे वाक्य को देखकर समझना चाहिए। मैं तुम्हें 3 कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। पौधे से नया अंकुर फूट पड़ा। दूसरा, लोगों में फूट डालना। तीसरा, घटा फूट पड़ी। तीनों में फूट का अर्थ एक जैसा नहीं है। पहले में निकलना, दूसरे में अलगाव पैदा करना और तीसरे में अचानक तेज वर्षा का भाव समझा जा सकता है। यही शब्द के विविध अर्थ हैं। यहाँ सावधानी जरूरी है। किसी वाक्य का अर्थ बनाते समय केवल डिक्शनरी वाला पहला अर्थ मत चुनो। पहले देखो कि शब्द किसके साथ आया है। अंकुर फूटना प्रकृति का दृश्य है, फूट डालना सामाजिक संबंधों का और घटा फूटना बारिश का। कॉन्टेक्स्ट आंसर राइटिंग में रीजनिंग दिखाता है। अब एक छोटा राइटिंग टास्क। फूट शब्द का प्रयोग 2 अलग अर्थों में अपने वाक्यों में करो। एक वाक्य पौधे या अंकुर से जुड़ा हो, दूसरा किसी अलगाव या वर्षा से। अभी अपने मन में वाक्य बनाओ। अगर नोटबुक है तो लिखना और फिर यह जांचना कि दोनों वाक्यों में अर्थ सचमुच अलग है। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दिशा समझते हैं। जलधर इसका अच्छा उदाहरण है। जल को धारण करने वाला एक ही शब्द में जलधर हो गया। शब्द को तोड़कर अर्थ समझना मदद करता है, लेकिन अंतिम अर्थ कॉन्टेक्स्ट से तय होगा। यह अभ्यास शब्द रचना और शब्द भंडार दोनों को मजबूत करता है। शब्द पहेली वाले अभ्यास में वाद्य यंत्र, आंख के लिए दूसरा शब्द, जल को धारण करने वाला, घास, आंसू का समानार्थी और आसमान का समानार्थी खोजने को कहा गया है। हमें यहाँ किसी अस्पष्ट शब्द जाल को अनुमान से नहीं भरना चाहिए। मुख्य लर्निंग ये है कि क्लूज को अर्थों से जोड़ो और फिर पाठ के शब्दों में उत्तर। अब तक हम कविता के भाव, इमेजरी और लैंग्वेज वर्क तक पहुंच चुके हैं। एक यूजफुल रिकैप: अंबर आकाश है, वसुंधरा धरती है, जलधर जल धारण करने वाला है और फूट का अर्थ कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बदलता है। इन शब्दों को अपने आंसर में उचित पंक्ति के साथ इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है। अगर जलधर पर तुम्हारा कोई एग्जैक्ट डाउट हो तो उसे एडजी के एआई ट्यूटर के सामने एक ही सवाल में रख सकते हो, जैसे कि कविता में जलधर का अर्थ बादल क्यों है?
वहाँ स्टेप बाय स्टेप सोचने की आदत बनती है, लेकिन अभी भी हम खुद रीजनिंग करेंगे, क्योंकि समझ तभी मजबूत होती है जब आंसर का कारण हम अपने शब्दों में बता सके। अब नगाड़े पर ध्यान देते हैं। नगाड़ा भारत का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इसे चोट करके बजाया जाता है। जैसे ढोलक, डमरू और डफली भी चोट से बजाए जाने वाले वाद्य हैं। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सवों में बजता है और कविता में इसकी ध्वनि बारिश के आगमन और खुशी के वातावरण से जुड़ती है। पाठ में नगाड़े को किसानों की खुशी से भी जोड़ा गया है। बारिश खेती के लिए महत्वपूर्ण अनुभव बनती है, इसलिए नगाड़े की आवाज मानो धरती और कृषकों दोनों को जगा रही है। यहाँ खेती पर कोई अलग विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, इसलिए आंसर को कविता के दिए भाव तक ही रखना है। अतिरिक्त अनुमान जोड़ने की जरूरत नहीं। नगाड़े को जोड़े में बजाने का उल्लेख भी मिलता है। एक की ध्वनि पतली और दूसरे की मोटी होती है। ये डिटेल चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती है, खासकर यदि पूछा जाए कि नगाड़े की ध्वनि या उसके बजाने के तरीके के बारे में क्या बताया गया है। उत्तर में पारंपरिक वाद्य और लोक उत्सव दोनों लिखना उपयोगी रहेगा। एक क्विक चेक। नगाड़ा किस प्रकार का वाद्य है और किन अवसरों पर बजाया जाता है? अपना आंसर दो हिस्सों में सोचो। पहला, यह भारत का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। दूसरा, यह लोक उत्सवों में बजाया जाता है, जैसे पाठ में होली के लोक पर्व का संकेत मिलता है। बहुत अच्छा। नगाड़े की ध्वनि कविता में केवल सुनाई देने वाली आवाज नहीं है। वह वातावरण में उत्साह, जागरण और सामुदायिक खुशी का भाव लाती है। बारिश की पहली बूंद निजी अनुभव हो सकती है, पर नगाड़े का चित्र उसे लोक संस्कृति और सामूहिक उत्सव से जोड़ देता है। अब पाठ से आगे के अभ्यासों की ओर चलते हैं। पहला अभ्यास तुम्हारी अपनी बात से जुड़ा है। बारिश आने पर तुम्हें कैसा लगता है? कोई एक भावना चुनो, जैसे खुशी, उत्सुकता या राहत, और उसका कारण बताओ। केवल मुझे बारिश अच्छी लगती है मत लिखना। क्यों अच्छी लगती है ये बताना जरूरी है। दूसरा प्रश्न है कि तुम्हें कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। यहाँ टेक्स्ट बुक का एक फिक्स्ड आंसर नहीं है। तुम्हारा अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन उत्तर में ऋतु का नाम, उससे जुड़ा अनुभव और पसंद का कारण होना चाहिए। ये पाठ विद्यार्थियों को प्रकृति के प्रति अपनी अनुभूति शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। अब संवाददाता वाला अभ्यास समझते हैं। अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में जो स्थिति तुमने देखी हो, उसका आंखों देखा हाल कक्षा में प्रस्तुत करना है। यहाँ कल्पना से कोई घटना गढ़ना जरूरी नहीं। जो देखा उसे क्रम से बताओ। मौसम कैसा था, स्थिति क्या दिखी और लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह का लेखन करते समय 3 चीजों पर ध्यान दो: घटना का समय या मौसम, दिखाई देने वाले दृश्य और तुम्हारी स्पष्ट भाषा। यदि बारिश की स्थिति लिख रहे हो तो केवल बारिश तेज थी ना लिखकर ये बताओ कि तुमने क्या देखा। पाठ में समाचार माध्यमों और आंखों देखे हाल के माध्यम से ऑब्जर्वेशन और एक्सप्रेशन का अभ्यास कराया गया है। सृजन वाले अभ्यास में चित्र को ध्यान से देखकर उसे एक नाम देना है। नाम देना भी सृजन है, क्योंकि नाम चित्र के भाव को पकड़ सकता है। सोचो, चित्र तुम्हें बारिश, हरियाली, खुशी या बादलों में से किस भाव की याद दिलाता है। फिर ऐसा शीर्षक चुनो जो छोटा हो और दृश्य से जुड़ा हो। इंद्रधनुष वाला अभ्यास भी इसी रचनात्मकता को बढ़ाता है। बारिश की बूंदें जीव जंतुओं को राहत देती हैं और धरती को हरा भरा बनाती हैं। कभी कभी ये आकाश में रंगों की छटा दिखाती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। तुम्हें इंद्रधनुष बनाकर उस पर छोटी कविता लिखनी है और उसे एक प्यारा नाम देना है। यहाँ एक बात क्लियर कर लें, इस एक्सरसाइज में तुम्हें हमारी बनाई हुई कविता याद नहीं करनी है। अपना छोटा क्रिएटिव रिस्पॉन्स बनाना है बस। वह बारिश, रंग, आकाश या प्रकृति से संबंधित हो। अच्छा सृजन वही है जिसमें तुम्हारी ऑब्जर्वेशन और भावना दिखाई दे। यही पाठ को अपने अनुभव से जोड़ने का तरीका है। अध्याय के अंत में एक छोटी कविता भी दी गई है, जिसमें एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर आगे बढ़ती है और सोचती है कि उसने घर क्यों छोड़ा। इस कविता में बूंद को मानवीय भाव और विचार दिए गए हैं। ये पहली बंद की मुख्य कविता से अलग रचना है, इसलिए दोनों को एक ही कविता समझना कॉमन मिस्टेक होगा। बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन। पहले बंद के कवि गोपाल कृष्ण कौल हैं, जबकि अंत में दी गई एक बूंद कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। यदि क्वेश्चन कवि का नाम पूछे
तो यह देखो कि क्वेश्चन किस कविता के बारे में है। नामों को आपस में मिला देना एग्जाम में अवॉइड करना है। अब हम एग्जाम रिवीजन मोड में प्रवेश कर रहे हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कविता में नवजीवन की लंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शंस हैं बादल, बूंद, अंकुर और पावस। सही उत्तर अंकुर है, क्योंकि पंक्ति में धरती से अंकुर फूटने और उसके नवजीवन लेने की बात है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नीले नयनों सा या अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली किसे कहा गया है? बारिश की बूंदें, वृद्ध धरती, नगाड़ा या बादल? 1 सेकंड पॉज करके सोचो। यहाँ जलधर का संदर्भ आकाश में छाए बादलों से है। अब मैचिंग एक्सरसाइज को रीजनिंग से समझो। आसमान का समानार्थी अंबर है, जल को धारण करने वाला जलधर है। आकाश और अंबर एक ही अर्थ की ओर जाते हैं। कविता में हरी धूप धरती के हरियाने और पुलकित होने का चित्र देती है। मेघ गर्जन वर्षा वाले वातावरण की ध्वनि से संबंधित है। भावार्थ लिखते समय पंक्ति को केवल शब्दशः अनुवाद मत बनाना। उदाहरण के लिए, उड़ता सागर का भावार्थ बादलों में समुद्र के जल जैसी विशालता और बिजली के सुनहरे पंखों वाली कल्पना है। इसी तरह नीले नयन और काली पुतली वाला चित्र आकाश और बादलों के संबंध को मानवीय। क्वेश्चन आए कि पहली बारिश से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है, तो उत्तर का फ्रेम बनाओ। पहली बूंद सूखी धरती पर अमृत जैसी आती है, उससे अंकुर फूटता है, नव जीवन जागता है, हरियाली आती है और धरती पुलकित होकर मुस्कुराती है। इस क्रम में कारण और परिणाम दोनों स्पष्ट है। अब तुम खुद आंसर बोलो। कविता में बारिश का महत्व क्या है? अपने उत्तर में कम से कम 3 कीवर्ड्स रखो। संकेत है धरती की प्यास, अंकुर, हरियाली, नवजीवन, किसानों की खुशी। इनमें से 3 या 4 को जोड़कर पूरा वाक्य बनाओ। याद रखो, कीवर्ड की सूची नहीं। एक कॉमन मिस्टेक है कि विद्यार्थी केवल मौसम का वर्णन लिख देते हैं और कविता का भाव भूल जाते हैं। पहली बूंद का वर्णन करते समय हमेशा उसके प्रभाव को जोड़ो। दूसरी मिस्टेक है जलधर का अर्थ हर जगह केवल बादल लिखना। कविता के संदर्भ में बादल सही है, लेकिन शब्द का व्यापक अर्थ जल धारण करने वाला है। दूसरी कॉमन मिस्टेक काव्य कल्पना को लिटरल फैक्ट समझना है। उड़ता सागर सचमुच आकाश में उड़ता समुद्र नहीं है, वह कल्पना है जिसमें बादलों के जल और बिजली के सुनहरे पंखों का सुंदर दृश्य बनाया गया है। आंसर में असंभवता बताकर रुकना नहीं, उसका भावार्थ भी समझाना। अच्छे लॉन्ग आंसर का ढांचा भी याद रखो। पहले कविता के दृश्य का उल्लेख करो, फिर पहली बूंद का प्रभाव बताओ, उसके बाद धरती की हरियाली और खुशी समझाओ, और अंत में प्रकृति तथा जीवन के संबंध पर निष्कर्ष दो। यह सामान्य एग्जाम स्ट्रैटेजी है, पाठ का नया तथ्य नहीं। शब्द अपने और स्पष्ट रखो। अब मिनी रिकैप नंबर 6। हमने क्या क्या समझा? पहली बूंद अमृत जैसी है, अंकुर नव जीवन की अंगड़ाई लेता है, धरती हरी और पुलकित होती है, अंबर नीले नयनों जैसा है, बादल काली पुतली जैसे हैं, नगाड़ा उत्सव और जागरण का प्रतीकात्मक वातावरण बनाता है। अब अंतिम सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी नोटबुक बंद करके सुनो और मन में उत्तर दो। पहली बूंद किस दिन आई? वह धरती के किस रूप पर अमृत जैसी लगी? किससे नवजीवन का संकेत मिला? आकाश और बादलों की तुलना किससे हुई? और नगाड़ा किस सांस्कृतिक संदर्भ को लाता है? यदि तुम्हारे उत्तर हैं पावस के प्रथम दिवस, सूखे अधरों वाली धरती, अंकुर नीले नयन और काली पुतली तथा लोक उत्सव और किसानों की खुशी, तो तुम्हारी कोर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अब एक और चैलेंज, फूट और जलधर दोनों शब्दों को लेकर अपने 2-2 वाक्य लिखो और हर वाक्य का अर्थ। रिवीजन को एक्टिव बनाने के लिए अपनी पढ़ाई में किसी मित्र को कविता सिखाने की कोशिश करो। उसे पहले केवल पहली बूंद का भाव समझाओ, फिर पूछो कि अंकुर क्यों महत्वपूर्ण है। जब तुम किसी और को कारण सहित समझाते हो तो तुम्हें अपनी कंफ्यूजन भी दिखाई दे लगती है। यही कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, केवल रोट मेमोराइजेशन नहीं। आज का छोटा फाइनल चैलेंज ये है, 6 से 8 वाक्यों में लिखो कि पहली बूंद आने पर धरती में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक वाक्य में कवि और कविता का नाम, 2 वाक्यों में पहली बूंद और अंकुर, 2 वाक्यों में आकाश और बादलों की कल्पना, और अंत में प्रकृति के प्रति अपनी भावना लिखो।
तो आज हमने पहली बैंक को केवल बारिश की कविता की तरह नहीं, बल्कि धरती की प्यास, अंकुर के नवजीवन, हरियाली की खुशी, आकाश और बादलों की कल्पना तथा नगाड़े से जुड़े लोक उत्सव के रूप में समझा। कॉमन मिस्टेक याद रखो, जलधर का अर्थ कॉन्टेक्स्ट से तय होगा और उड़ता सागर एक काव्यात्मक कल्पना है। अब अपना 6 से 8 वाक्यों वाला उत्तर लिखो, फिर एडजी में एक्टिव रिकॉल से खुद को जांचो। मैं गौरव और स्वाति तुमसे फिर मिलेंगे। सीखते रहो, प्रकृति को ध्यान से देखो और अपनी जिज्ञासा को जीवित रखो।